तो बच्चों लास्ट ट्रेंड में हमने बियरिंग कैपेसिटी के बारे में देखा था और ये देखा था कि बियरिंग कैपेसिटी को कितने तरीके से डिफाइन किया जाता है। उसमें हमने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, फिर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, फिर सेफ बियरिंग कैपेसिटी, फिर सेफ बियरिंग प्रेशर और अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें की डेफिनेशंस हमने देखी थी। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी सारी डेफिनेशंस को देखें। तो ये सारी डेफिनेशंस हमने देख ली थी। उसके बाद हमने तीन तरह के फेलियर बेसिकली डिस्कस किए थे, एक जनरल शेयर फेलियर और एक लोकल शेयर फेलियर और एक पंचिंग शेयर फेलियर। इसके बाद हमने ये देखा था कि टरजागी की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी क्या है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, किन किन कारणों से जो सॉइल होती है वो स्ट्रेंथ देती है या बियरिंग कैपेसिटी उसकी होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं। और लास्ट में हमने एक इक्वेशन डेवलप किया था जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का था, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो हमारा फॉर्मूला डेवलप होके आया था, दैट वाज CNC प्लस गामा डी NQ प्लस 0.5 गामा B एंड गामा, जहाँ पे C जो है कोहेशन है, NC NQ N गामा ये टरजागीज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं। गामा ये जब फुटिंग हम लेते तो ये वाला पार्ट जो सरचार्ज के रूप में यूज होता है, ये डेंसिटी गामा है। तो गामा इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल है, और ये गामा जो है वो इसके नीचे, इस फुटिंग के नीचे जो जमीन है इसका गामा है। तो इस एजम्पशन में दोनों गामा सेम माने गए। जहाँ पे डिफरेंस होगा उस प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। बी क्या है, बी विड्थ ऑफ द फुटिंग है, और इसको कई बार DF भी लिख देते हैं, DF इज डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, तो बी जो है ये विड्थ ऑफ फुटिंग, और DF इज द डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन आता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 गामा BN गामा। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। जो टरजागीज ने पहली थ्योरी डेवलप की थी वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए दी थी। स्ट्रिप फुटिंग कौन सी फुटिंग होती है, जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ की कंपैरिजन में या विड्थ की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को रिड्यूस किया टरजागी ने। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन आपका आया है ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज फॉर स्ट्रिप फुटिंग। तो अगर ये स्ट्रिप फुटिंग है तो आपको इस फॉर्मूले को इसी तरीके से लगा सकते हैं। और अगर ये स्क्वायर फुटिंग है, सपोज कर लीजिए ये स्क्वायर फुटिंग है, सपोज कर लीजिए स्क्वायर फुटिंग है, तो QF जो होगा ये बियरिंग कैपेसिटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये CNC की जगह 1.3 CNC हो जाएगा प्लस गामा DF NQ प्लस ये 0.5 की जगह 0.4 गामा हो जाता है, 0.4 गामा BN गामा। तो जब स्क्वायर फुटिंग है, देखिए जो पहला एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए, जो स्क्वायर फुटिंग है इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है, और वो करेक्शन में जो कोहेशन पार्ट है इसको हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये पोर्शन स्ट्रिप वाला थोड़ा कम हो जाता है, ये 0.4 गामा BN गामा हो जाता है। यही अगर फुटिंग सर्कुलर है
सपोज कर लीजिए सर्कुलर फुटिंग है, सपोज कर लीजिए सर्कुलर फुटिंग है, तो ये क्यू एफ इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 0.3 गामा, ये हमने डी एफ कर दिया, डी एन गामा, जहाँ पे ये डी एफ तो है डेप्थ ऑफ फुटिंग जो पहले भी थी, और ये डी जो है ये सर्कुलर फुटिंग है, तो ये है डायमीटर ऑफ फुटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं डायमीटर ऑफ फुटिंग, ये फुटिंग का डायमीटर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी निकालिए स्ट्रिप फुटिंग की, आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्क्वायर फुटिंग की निकालिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्कुलर फुटिंग की निकालिए। एन सी एन क्यू एन गामा, ये पिछले लेक्चर में हमने चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। और ये चार्ट में एन सी एन क्यू एन गामा में दो चीज़ें हो सकती है क्वेश्चन में, या तो यह आपको दिया हो सकता है, गिवन हो सकता है प्रॉब्लम में, या आपको एक चार्ट दिया हो सकता है, उससे वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो एन सी एन क्यू एन गामा की जो वैल्यू है ये फाई पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये फाई पे डिपेंड करती है। तो फाई की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू दी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि फाई की वैल्यू 32 डिग्री हो। सपोज कर लीजिए अब फाई की वैल्यू 32 डिग्री है, ठीक, तो फाई की वैल्यू 30 डिग्री में एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू दी हो सकती है। ठीक, एन क्यू एन गामा की वैल्यू दी हो सकती है, ये चार्ट में होती है, और फाई इक्वल टू 35 पे दी हो सकती है। तो 30 और 32 दी हुई है एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू, और इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप 32 डिग्री पे कितना एन सी एन क्यू एन गामा होगा ये निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो टरजागी के बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, ये आपको क्वेश्चन में या तो दिए होंगे या एक टेबल दी होगी जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो पिछले लेक्चर को जब हमने एंड किया था तो एक टेबल दी थी, उस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा। तो उस टेबल से किस तरह वैल्यू देखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भी हम प्रॉब्लम लेंगे ये वैल्यूज उन्हीं टेबल से हम लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और हो सकती है कि सपोज द फुटिंग इज रेक्टेंगुलर, सपोज द फुटिंग इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, ना स्क्वायर है, ना स्ट्रिप है, ना सर्कुलर है, अब ये फुटिंग है रेक्टेंगुलर फुटिंग। तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं, क्यू एफ विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.3 बी बाई एल इंटू सी एन सी। ठीक, प्लस गामा डी एन क्यू। ठीक है, प्लस तीसरा स्टेप देखिए 0.5 के बाद एक फैक्टर आ जाता है 1 माइनस 0.2 बी बाई एल। ठीक है, अब ये तो फिर गामा बी एन गामा। तो बेसिकली एक फैक्टर जो है हमारा यहाँ पे ऐड हो गया और दूसरा फैक्टर हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब ये रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आज का जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें हम रेक्टेंगुलर फुटिंग लेंगे, और रेक्टेंगुलर फुटिंग में और इस प्रॉब्लम में हम इस चीज़ को लेंगे कि रेक्टेंगुलर फुटिंग में बियरिंग कैपेसिटी हम किस तरह से निकालेंगे। तो बेसिकली हमने 1, 2, 3, 4 वेरिएशन देख लिए। स्ट्रिप फुटिंग होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, स्क्वायर फुटिंग होगी तो क्या होगा, सर्कुलर होगी तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगी तो क्या होगा। देखिए रेक्टेंगुलर फुटिंग जब हम लेते हैं तो बेसिकली स्क्वायर फुटिंग इसका एक स्पेशल फॉर्म होता है, जहाँ पे ये एल क्या है इस फॉर्मूले में, इट इज़ लेंथ ऑफ द फुटिंग। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द फुटिंग, लेंथ ऑफ फुटिंग। ठीक,
तो स्क्वायर के केस में B/L की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 0.3, ये देखिए 1.3 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8, और 0.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4, तो ये देखिए ये वैल्यू 0.4 आ जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर फुटिंग का जो डेरिवेशन है वो इस रेक्टेंगुलर फुटिंग के फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके की ये सिचुएशन डेवलप हुई जब आपने स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला डेवलप कर लिया। अब मान लीजिए आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है। सपोज कर लीजिए आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का वो फॉर्मूला हम चलेंगे। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QNF, ये बराबर क्या है, पहले QF निकाल लेंगे, फिर इसमें से गामा डी हटा देंगे, ठीक है। तो ये नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये हो गया नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक। और सेफ निकालना हो, नेट सेफ निकालना हो, तो NS बराबर क्या होगा, QNF अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया होगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था 2.3 से 3 के बीच में होता है, तो नेट सेफ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, सॉरी NF नहीं QNS। और अगर सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, QNS में हम फिर गामा डी को जोड़ देंगे। तो बेसिकली अगर एक इक्वेशन हमें पता होगा तो ये सारी डेफिनेशन से हम डिफरेंट बियरिंग कैपेसिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, पिछली बार चार्ट दिया था कि NC, NQ और N गामा की वैल्यू जो है ये फाई पे डिपेंड करती है। तो देखिए अगर मैं फाई की वैल्यू 0 ले लूँ, अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगर हम फाई की वैल्यू 0 ले लें, फॉर फाई इज इक्वल टू 0, तो NC की वैल्यू आती है 5.7, ये दिया हुआ चार्ट में, ठीक है। NQ की वैल्यू आती है 1 और N गामा की वैल्यू आती है 0, ये 3 वैल्यू आती है। तो फाई 0 मतलब क्या होगा, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। इसका मतलब फॉर कोहेसिव सॉइल या कोहिशन लेस सॉइल, फाई 0 मतलब कोहिशन, सॉरी फ्रिक्शन लेस सॉइल, कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल या फ्रिक्शन लेस सॉइल। फाई 0 मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सॉइल, ठीक। QF की वैल्यू क्या हो जाएगी, CNC, मतलब C इंटू NC की वैल्यू हो गई 5.7 प्लस गामा डी NQ, तो ये हो जाएगी गामा DF, NQ की वैल्यू 1 और प्लस 0.5 गामा BN गामा में N गामा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5.7 C प्लस गामा DF। तो आपको N इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0 पे NC, NQ, N गामा की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर एग्जाम में नहीं भी दी होगी तो आपको ये एक फॉर्मूला बन गया कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर कोहेसिव सॉइल इज 5.7 C प्लस गामा DF, ठीक है। अगर ये कोहिशन लेस सॉइल होगी, फॉर कोहिशन लेस सॉइल, कोहिशन लेस सॉइल मतलब C 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा DF। तो QF का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा गामा DF NQ प्लस 0.5 गामा BN गामा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कोहेशन लेस सॉइल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी और कोहेसिव सॉइल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो ये 2 स्पेशल केस हो गए जो कोहेसिव सॉइल और कोहेशन लेस सॉइल के लिए हमने देखा कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो कोहेसिव सॉइल और कोहेशन लेस सॉइल को किस तरीके से निकालेंगे। और फाई की वैल्यू 0 पे भी हमने बता दिया
ये आप याद भी कर लीजिएगा, NC, NQ, N गामा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यूनिट इसकी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है कि ये जितने भी फॉर्मूले हमने डेवलप किए, चाहे हमने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी स्टिफ फुटिंग के लिए निकाला या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमने स्क्वायर फुटिंग के लिए निकाला या सर्कुलर के लिए निकाला या रेक्टेंगुलर के लिए निकाला, ये सारा का सारा जो है ये किस तरह के फेलियोर्स के लिए है, ये सारी की सारी जो हमने अभी थ्योरी डेवलप की, इट इज़ बेसिकली फॉर जनरल शियर फेलियर। तो ये सारा का सारा जो अभी हमने पढ़ा, ये कौन सा फेलियर है, जनरल शियर फेलियर। ठीक है, जनरल शियर फेलियर की करेक्टरिस्टिक हम बता चुके हैं कि इसमें जो है एक वेज बनता है जो कि इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होता है, इसके साथ ही जो है दो जोन्स और बनते हैं, एक आपका रेडियल जोन कहलाता है, एक रैंकिन्स पैसिव प्रेशर जोन कहलाता है, और ये फेलियर जो है ये सॉइल की फुटिंग के पास जो एडजेसेंट सॉइल होती है उसकी बल्जिंग को, प्रीडोमिनेंटली बल्जिंग होती है बिफोर सॉइल जो है आपकी फेल होती है। और दूसरा हमने ये बताया था कि अगर आपका ये एंगल 38 डिग्री से ज़्यादा है या उसके बराबर है फाई, तब ये जनरल शियर फेलियर होता है, अगर ये खाली फाई सॉइल है। और अगर क्ले भी है इसमें तो खाली फाई से हम ये नहीं बता सकते कि ये जनरल शियर फेलियर है या लोकल शियर फेलियर है, तब हमको स्ट्रेन भी देखना पड़ता है। तो अगर जो हमने पिछली बार में देखा था, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इसको रिकैप कर रहा हूँ। और अगर जो स्ट्रेन होता है वो 5% स्ट्रेन पे यदि हमको प्रीडोमिनेंट पीक मिल जाती है, एक डिस्टिंक्ट पीक मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि C5 सॉइल में ये जनरल शियर फेलियर होता है। और यदि इनमें से एक भी चीज़ नहीं मिलती C5 सॉइल में, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जनरल शियर फेलियर है, लोकल शियर फेलियर है। ठीक है, अब ये लोकल शियर फेलियर है, जनरल शियर फेलियर मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने फार्मूला बताया ये जनरल शियर फेलियर के लिए, लोकल शियर फेलियर के लिए ये फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, और रिवाइज जो होता है वो इस तरीके से हो जाता है। अगर मैं लोकल शियर फेलियर की बात करूं तो व्हेन ए फेलियर इज लोकल शियर फेलियर, for local shear failure, लोकल शियर फेलियर आपका QF की वैल्यू जो हो जाती है C का मान कम हो जाता है। ये बात तो सही है कि जब लोकल शियर फेलियर होगा तो सॉइल उतनी डेंस नहीं होती, तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होगी। जनरल शियर फेलियर में सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो QF ये कम हो जाता है 2/3 से, 2/3 C, ये डैशेज आ जाते हैं, NC डैश प्लस गामा D F, NQ डैश प्लस 0.5 गामा B N गामा डैश। तो बेसिकली ये लोकल शियर फेलियर के बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर बियरिंग टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स फॉर लोकल शियर फेलियर। ठीक है, एक तरीका और होता है इसको निकालने का, ये कई बार टेबल दी होती है, उस टेबल से आप देख ले सकते हैं, अदरवाइज टेबल आप बना भी सकते हैं, और वो बना इस तरीके से सकते हैं कि NC NQ N गामा की वैल्यू आपको हर फाई के लिए दी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रीट्रेट कर दे रहा हूँ, ये टेबल आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर के लास्ट में ये टेबल लगा दी गई है। फिर भी मैं देखिए, जैसे मान लीजिए फाई आपकी है 0 और मान लीजिए 10 और 20 है, 10 20 में 0 5 10 तीन वैल्यू ले लेता हूँ। तो देखिए ये बेसिकली जो NC NQ N गामा की वैल्यू है, NC NQ N गामा, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी दी हुई हैं 5.7, ये हमने पहले देखा, 1.0 और ये वैल्यू है 0.0। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपको दी हुई है 7.3, ठीक है, उसके बाद 1.6, 0.5, उसके बाद आपको वैल्यू दी हुई है 9.6,
उसके बाद वैल्यू दी हुई आपको 2.7, 1.2, तो ये 5-5 के अंतराल में चलती जाएगी और ये अप टू 50 डिग्री तक दी हुई है, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अप टू 50 डिग्री तक ये पूरी टेबल दी हुई है, जो लास्ट लेक्चर में के एंड में हमने ये चार्ट लगा दिया था, एक स्क्रीनशॉट खींच के लगाया हुआ है। तो 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, ये सारी एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यू जो है वो 50 तक दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली इनिशियल वैल्यूज है एन सी, एन क्यू, एन गामा की। जब लोकल शेयर फेलियर होता है तो हम एन सी, एन क्यू, एन गामा की जगह कौन से फैक्टर लेते हैं, एन सी डैश, एन क्यू डैश और एन गामा डैश, ये 3 फैक्टर लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो फाई होता है उसको फाई डैश लें तो कन्वर्जन ये होता है, देखिए tan फाई डैश मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन लोकल शेयर फेल्योर विल बी इक्वल टू 2/3 tan फाई, ठीक है। तो जो जनरल शेयर फेल्योर के लिए फाई की वैल्यू है उसका tan निकालिए, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी इक्वल टू लोकल शेयर फेल्योर के फाई डैश के बराबर। और उस फाई की वैल्यू, अब ये फाई डैश की वैल्यू ये जो नई करेक्टेड आई है, इससे इस टेबल को देख के एन सी, एन क्यू, एन गामा की जो वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू आप एन सी डैश, एन क्यू डैश और एन गामा डैश बोलेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये वैल्यू हम किस तरीके से देखते हैं। तो बेसिकली हमने पंचिंग शेयर फेल्योर के लिए हम फुटिंग को प्लान नहीं करते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि पंचिंग शेयर फेल्योर में हम फुटिंग को डिज़ाइन करेंगे, यूजुअली नहीं करते हैं। और आप बिना डिज़ाइन के बना देते हैं और बिना सॉइल का ध्यान रखे बना देते हैं और सॉइल बहुत ही वीक होती है, सॉफ्ट होती है, तो ये लोकल पंचिंग शेयर फेल्योर होता है। 2 तरह के फेल्योर को हम कंसीडर करेंगे। और एक सिचुएशन ये देखेंगे कि जैसे जब आपने बताया था फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई वैल्यू इज लेस देन, एक मिनट, फाई वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 29। तो देखिए एक वैल्यू तो 38 नहीं 36, आई एम सॉरी, जो पहले उसको करेक्शन कर लीजिएगा। फाई की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 डिग्री, ये फिर से मैं 38 बोल गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फाई इज ग्रेटर देन 36 डिग्री, तो ये जनरल शेयर फेल्योर बताती है, और फाई इज लेस देन इक्वल टू 29 डिग्री, तो ये लोकल शेयर फेल्योर बताती है। तो लोकल शेयर फेल्योर इज, यदि फाई की वैल्यू 29 डिग्री या इससे कम होगी तो ये लोकल शेयर फेल्योर होगा, 36 या इससे ज़्यादा होगी तो ये जनरल शेयर फेल्योर होगा, ठीक है, जनरल शेयर फेल्योर। अगर पिछले अभी लेक्चर में मैं से 38 बता गया हूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ 36 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, तो फाई तो कौन सा फेलियर होगा, ये आपका जनरल शेयर फेलियर होगा, ठीक है। किस केस में, जब ये खाली सैंड की केस में, और अगर क्ले भी होगी, C5 सॉइल होगी, तो सिर्फ फाई हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, फिर हमको एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी कि जो पीक लोडिंग हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन पे जो पीक लोडिंग हो रही है, अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में मैं ग्राफ खींचूं तो जो पीक लोडिंग हो रही है ये लगभग 5% स्ट्रेन पे होनी चाहिए। तो अगर ये पीक लोडिंग, जो पीक वैल्यू आ रही है, ये अगर 5% स्ट्रेन पे आ रही है, तब ये कंफर्म करेगा कि जनरल शेयर फेल्यूर है। लेकिन सैंड के केस में चूंकि कोहेशन का कोई रोल नहीं होता, तो ये क्लियर हो जाएगा, फाई एकदम क्लियर कर देगा कि हमको जनरल शेयर फेल्यूर है कि नहीं। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर फाई की वैल्यू 36 डिग्री या इससे ज़्यादा है तो जनरल शेयर फेल्यूर होगा, और अगर ये 29 से कम है तो लोकल शेयर फेल्यूर होगा, या 29 के बराबर है तो भी लोकल शेयर फेल्यूर होगा। जनरल शेयर फेल्यूर का फॉर्मूला अलग होगा, लोकल शेयर फेल्यूर का फॉर्मूला अलग होगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जनरल शेयर फेल्यूर है या लोकल शेयर फेल्यूर है। अगर आपको C5 सॉइल दी है और स्ट्रेन नहीं दिया है तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप इसे जनरल शेयर फेल्योर मानो या लोकल शेयर फेल्योर मानो। तो उस केस में ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि द सॉइल इज फेलिंग इन जनरल शेयर फेल्योर मोड और इट इज फेलिंग इन लोकल शेयर फेल्योर मोड, और मान लीजिए नहीं भी दिया है और फिर भी ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करेंगे, उसे जनरल शेयर फेल्योर मानते हुए सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और ये लॉजिक जो मैंने बताई वो लिख सकते हैं कि बिकॉज हमें स्ट्रेन नहीं दिया हुआ C5 सॉइल में और केवल फाई दिया है,
इस आधार पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये एग्जैक्टली जनरल शेयर फेल्योर है या लोकल शेयर फेल्योर है, बट हम इसको अज्यूम कर रहे हैं जनरल शेयर फेल्योर है और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। और यदि तीसरी सिचुएशन है जहाँ पे C 0 है तो आप फाई के आधार पर निर्णय ले लेंगे कि जनरल शेयर फेल्योर है या लोकल शेयर फेल्योर है, ठीक है। तो अब देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं आप करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम अब हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसमें एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में देखिए क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है। तो बेसिकली ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है जहाँ पे हमको ये B दिया हुआ है। तो B इज इक्वल टू 3 मीटर है यहाँ पे, और लेंथ ऑफ द फुटिंग, ये स्ट्रिप फुटिंग नहीं है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है। तो बेसिकली ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है। तो इसमें जो लास्ट फॉर्मूला था वो लगेगा, ठीक। और ये आपकी डेप्थ ऑफ फुटिंग दी हुई है, DF इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और सॉइल इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब है चाहे सॉइल यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सब एक ही टाइप की सॉइल है। और दोनों की डेंसिटी, बल्क डेंसिटी आपको दी हुई है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चाहे आप यहाँ के सॉइल देखेंगे चाहे यहाँ के सॉइल देखेंगे, दोनों के केस में डेंसिटी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई। एंगल आपको 40 डिग्री दिया इंटरनल फ्रिक्शन, और C 0 दिया। C 0 दिया मतलब ये सॉइल कैसी है, ये कोहेशन लेस सॉइल है, मतलब ये सैंडी सॉइल है। अगर ये कोहेशन लेस सॉइल है तो ये फेल्योर जनरल शेयर फेल्योर होगा या लोकल शेयर फेल्योर होगा, ये कौन चीज बताएगी, ये फाई की वैल्यू बताएगी। तो सिंस फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने डिग्री से, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 36 डिग्री, है ना। सिंस फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 डिग्री, इट इज ए जनरल शेयर फेल्योर, जनरल शेयर फेल्योर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जनरल शेयर फेल्योर लगाएंगे। तो बेसिकली जो लोकल शेयर फेल्योर का फॉर्मूला है वो नहीं लगेगा, अब जो जनरल शेयर फेल्योर का फॉर्मूला है वो लगेगा। अब आप चार्ट से NC, NQ, गामा, N गामा की वैल्यू देख लेंगे। तो फॉर फाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, NC इक्वल टू, NC का मान जो है वो 81.3, NC की वैल्यू की मुझे NC, एक मिनट, NQ और N गामा, ठीक है। ये तीन वैल्यू मैं देख ले रहा हूँ 40 डिग्री के लिए उस टेबल से, आप लोग उस टेबल को रिफर कीजिए। तो 40 डिग्री के केस में NC की वैल्यू है 95.7, ठीक, और NQ की वैल्यू है 81.3 और N गामा की वैल्यू है 100.4। ये तीन वैल्यूज हमको मिल गई NC, NQ और N गामा की, ठीक है। अब आ जाइए आप उस फॉर्मूले पे। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा QF विल बी इक्वल टू CNC, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 0.3 B/L इंटू CNC प्लस, इसमें कोई करेक्शन नहीं होता, गामा DNQ प्लस 0.5 1 - 0.2 B/L, ठीक है, 0.5 गामा BN गामा, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये कोहेसिव सॉइल नहीं है, कोहेशनलेस सॉइल है, C का मान आपको कितना दिया है 0, तो ये वैल्यू आप निकालें और चाहे ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज C इज 0, ये वैल्यू 0 है, तो ये होल एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू 0,
एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया 0। तो आपका एक्सप्रेशन अब कितना बच गया, गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा इतना, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं इक्वल्स टू गामा डी एन क्यू। अभी इसको हम इवेल्युएट करें तो गामा हमको कितना दिया, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डी को हम डी एफ कर दे रहे, तो डी एफ की वैल्यू कितनी है 1 मीटर इंटू 1.0, ठीक, इंटू एन क्यू इज 81.3, ठीक है। अब देखिए गामा आप किस में ले रहे हैं, किलो न्यूटन, इसकी कोई इकाई नहीं है, ये समझिए, इसकी कोई इकाई नहीं है। डीएफ मीटर में है और गामा किस में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को जब मीटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये यूनिट आपको किस में मिलेगी, बियरिंग कैपेसिटी की, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगी। प्लस देखिए 0.5 इंटू 1 माइनस 0.2। अब B/L का रेशियो क्या है, आपकी फाउंडेशन 3/6 की है, मतलब 3 मीटर इसकी चौड़ाई है और 6 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये हो गया इंटू 3 लंबाई बटे 6, सॉरी 3 चौड़ाई बटे 6 लंबाई, इंटू गामा की वैल्यू कितनी हो गई 18, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3, और इंटू एन गामा की वैल्यू कितनी ली थी आपने 100.4। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक कैलकुलेटर लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये बेसिकली आपकी आएगी 1463.4, ये एक्सप्रेशन आएगा, प्लस ये आ गया देखिए 0.5 इंटू, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 0.1, तो 0.5 इंटू 0.9 आ जाएगा, ठीक है, 0.9 आ गया, इंटू 18 इंटू 3 इंटू 100.4। तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, कैलकुलेटर ले लीजिए, ऑन कीजिए, 0.5 इंटू 0.9 इंटू 18 इंटू 3 इंटू 100.4। तो दैट कम्स आउट टू बी 2439, ठीक है ना। ये आएगी वैल्यू आपकी 2439.72, ठीक है। और इसको यदि हम इसमें जोड़ दें 1463, सॉरी 14, यह आपका 2439.72 प्लस 1463.4, इसको आप जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 3903, ये आपका आया 3903, ठीक है, 0.12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हुई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, QNF निकालना है आपको, ठीक है। तो QNF बराबर क्या होगा, QF माइनस गामा इंटू डी। तो QF आपका हो गया, निकाल चुके 3903.12 माइनस गामा इज 18 और DF इज 1, मतलब इसमें से 18 घटा दीजिए। तो इसमें से 18 आप घटाएंगे तो 3885, ये आ जाएगा आपका 3885.12, इकाई क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये कह देता है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया सब बच्चों को, क्लियर है। अब मान लीजिए कह देता है कि नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालिए। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए क्या होगा, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको देना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में देता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज 2.5, सपोज कर लीजिए 2.5 देता है और आपसे पूछता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालिए। मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछता है फाइंड नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे,
इसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो QNF अपॉन F ये बराबर किसके हो जाएगा, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सॉरी QNS। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 3885.12 डिवाइडेड बाई 2.5। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया -18, ये हो गया 3885.12 डिवाइडेड बाई 2.5, दैट विल कम आउट टू बी 1554.04 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ गई, ठीक है। अब अगर वो कहता है तीसरे में फाइंड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी, फिर ये आपसे कहता है फाइंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक। अगर सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहता है तो क्या होता है, QS सेफ बियरिंग कैपेसिटी बराबर किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी QNS प्लस गामा डी। गामा डी कितना वैल्यू थी, 18, मतलब 1554.04 में आप 18 और जोड़ दीजिए तो ये आपकी नेट नहीं ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो इसमें मैं 18 को जोड़ दूं तो ये 1572 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो दैट आउट कम्स आउट टू बी 1572.04 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक प्रॉब्लम हमने देखा जिसपे हमने ये डिसाइड किया कि ये लोकल शेयर फेल्योर है या जनरल शेयर फेल्योर है, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से हमने जानबूझ के इसमें C0 लिया है प्रॉब्लम में। वो इसलिए लिया है कि फाई अलोंग हमको बता देगा कि जनरल शेयर फेल्योर है या लोकल शेयर फेल्योर है। यदि हम क्ले का भी डेटा लेते हैं तो हमको स्ट्रेन का डेटा भी देना पड़ता, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि यदि फेल्योर जनरल शेयर फेल्योर है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये एनालिसिस हमने यहाँ पे की है, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सेम प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं। और देखिए अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको अगर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना आ गया, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना आ गया, गामा डी घटा देंगे, नेट अल्टीमेट आ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बात कर देंगे, नेट सेफ आ जाएगा, नेट सेफ में गामा जी जोड़ देंगे तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये जस्ट उसी तरह से चल रहे हैं जैसे शेयर फेल्योर पे हमने 4 डेफिनेशन बताई थी शुरू में लेक्चर 1 में, उसी से हमने ये निकालना बता दिया आपको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो अब जैसे सेकेंड प्रॉब्लम हम लेते हैं, इसी में इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर वैल्यू में हम मान लेते हैं कि ये फाई जो है 22 डिग्री दिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम है। अब ये एंगल जो है हमको 22 डिग्री दिया हुआ है, चूंकि ये 28 डिग्री से कम है, सिंस फाई इज लेस देन 28 डिग्री, ठीक है, 29 डिग्री। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाएगी, ये लोकल शेयर फेल्योर की प्रॉब्लम होगी। और चूंकि 29 डिग्री से कम है इसलिए इट इज ए लोकल शेयर फेल्योर, ठीक है, इट इज लोकल शेयर फेल्योर। लोकल शेयर फेल्योर में क्या होगा, अगेन साइज ऑफ फुटिंग कुछ नहीं चेंज है, डेंसिटी नहीं चेंज है, तो ये सारे फिगर यही है। फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, फॉर्मूले में करेक्शन क्या होगा, QF विल बी इक्वल टू 2/3 हो जाएगा C, और C से पहले एक टर्म और जुड़ेगा, 2/3 इंटू यहीं पे कर लें 1 + 0.3 B/L, चूँकि रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ठीक है। उसके बाद C, NC की जगह NC डैश हो जाएगा क्योंकि लोकल शेयर फेल्योर है, प्लस गामा D इंटू NQ डैश हो जाएगा, प्लस 0.5, उसके बाद ये हो जाएगा 1 - 0.2 B/L, ठीक है, गामा ये हो गया इंटू BN गामा डैश हो जाएगा, जहाँ पे ये लोकल बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हो गए, ठीक है, तरजागी के लोकल शेयरिंग स्ट्रेंथ के बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हो गए। तो देखिए अगेन चूंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में C0 है तो ये पूरा कंपोनेंट जो है C0 हो जाएगा,
तो ये पूरा कंपोनेंट जो है ये टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस होल वैल्यू विल बिकम 0, ठीक। तो QF जो हो जाएगा हमारा, QF विल बी इक्वल टू गामा D NQ डैश प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 B बाई L गामा B N गामा डैश। अब बेसिकली NQ डैश और N गामा डैश हमें निकालना है। NC डैश निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो टेबल दी हुई है वो NC NQ N गामा की दी हुई थी, ना कि NC डैश NQ डैश N गामा डैश की निकली। तो ये या तो हमको NC डैश NQ डैश N गामा डैश की टेबल दी हो तब हम इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज लास्ट टर्म में हमने बताया था कि आप ये करिए कि tan, ये फॉर्मूला लगाइए, tan फाई डैश विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ tan फाई। तो देखिए tan फाई डैश विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू tan ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, 15 नहीं 22 डिग्री, ये आई tan ऑफ 22 डिग्री, ठीक। तो फाई डैश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फाई डैश विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट में 2/3 tan 22। तो कैलकुलेटर में क्या कीजिए, पहले tan 22 निकालिए, ठीक है, उसके बाद उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आए उसका tan इनवर्स निकाल लीजिए, तो ये आपको फाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फाई डैश की वैल्यू आती है आपको 15 डिग्री, ये वैल्यू आपको 15 डिग्री आएगी। तो बेसिकली अगर जनरल शेयर फेल्योर होता तो हम 22 पे एंगल पे NC NQ N गामा की वैल्यू निकालते, चूंकि ये केवल प्योर सैंडी सॉइल है और फाई की वैल्यू 29 से कम है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि लोकल शेयर फेल्योर है, और लोकल शेयर फेल्योर है तो ये वैल्यू हम 15 लेंगे ना कि 22 लेंगे, 15 लेके उसी टेबल से निकालेंगे जो हमने पहले आपको रिफर किया था। तो उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो मैं वैल्यू तीनों की लिख दे रहा हूँ, फॉर फाई इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, ये टेबल से आप चेक कर लीजिएगा। NC का मान है 12.9, तो ये 15 डिग्री है तो इसको हम NC डैश बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब ये करेक्टेड हो गया, 22 की जगह 15 डिग्री हो गया, ठीक है। NQ डैश ये वैल्यू हो गई आपकी, NQ डैश की वैल्यू 4.4 और N गामा डैश की वैल्यू है आपकी 2.5, ठीक, ये वैल्यू हो गई। तो NC डैश NQ डैश N गामा डैश की वैल्यू इस तरीके से हम लोकल शेयर फेलियर में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया गामा इज 18, ये D की जगह ये DF है, तो बेसिकली DF इज 1 मीटर, ठीक, इंटू NQ डैश इज 4.4 प्लस 0.5, ये वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाती है, 0.9 हो जाती है, ये वैल्यू हो गई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई गामा इज अगेन 18, B की वैल्यू 3 है और N गामा डैश की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक। ये सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 133.95, तो दैट कम्स टू बी 133.95। लेकिन ये आंसर आपका नहीं है, ये आंसर इसलिए नहीं है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, QNF विल बी इक्वल टू QF माइनस गामा डी घटाएंगे, इस केस में गामा डी 18 हो जाएगा, तो ये 133.95 में से आप 18 को घटा देंगे, दैट विल गिव यू एन आंसर ऑफ 121.95। तो 121.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। अगेन अगर बाकी चीज़ें आपको निकालनी होंगी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज ये न्यूमेरिकल हम यहाँ पे एंड करते हैं, और कल जो न्यूमेरिकल्स लेंगे हम उसमें एक ट्रांजिशन फेल्योर पे लेंगे, जब ये 38 और 36 और 29 डिग्री के बीच में होगा, जब ये ना जनरल शेयर फेल्योर होगा ना लोकल शेयर फेल्योर होगा, ठीक है, एक ट्रांजिशन होगा, तब किस तरीके से निकालेंगे ये हम देखेंगे। और एक एग्जांपल हम ये भी देखेंगे कि अगर C की वैल्यू दी होगी तब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 2-3 प्रॉब्लम हम देखेंगे
इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। अभी यहाँ पे जो भी हमने निकाला है इसमें इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज निगलेक्टेड। हमने अभी आपको इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल बताया ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पानी इसमें आ जाए। पानी आ जाए तो क्या होगा, ये डेंसिटी में परिवर्तन हो जाएगा। जब डेंसिटी में परिवर्तन हो जाएगा तो इस कैलकुलेशन में परिवर्तन हो जाएगा। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये देखिए कि जो आपका जनरल शेयर फेल्योर और लोकल शेयर फेल्योर देखिए, तो जो आपका लोकल शेयर फेल्योर था इसमें नट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपकी 121 आ रही है, ठीक है। और जो आपका जनरल शेयर फेल्योर था उसमें ये वैल्यू आपकी 3800 आ रही है। तो बेसिकली 3800 से 121 हो गई। जस्ट देख लीजिए कि इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, हाउ मच इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन इज देयर, क्योंकि सैंडी सॉइल है तो कॉम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हमने उसको डेंस नहीं किया, हमने सॉइल को डेंस नहीं किया। डेंस करते अगर 40 डिग्री पे ले जाते, परफेक्ट डेंसिंग करते, तो हमें क्या होता, हमें 3800 उसकी बियरिंग कैपेसिटी मिलती किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन चूंकि हमने उसको उतने ढंग से हम उसे कॉम्पैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए फाइल का ये रेजिस्टेंस कम हो गया। जब ये रेजिस्टेंस कम हो गया तो इस वजह से फाई कम हो गया। फाई की वजह कम होने की वजह से देखिए ये लोकल शेयर फेल्योर हो गया, और लोकल शेयर फेल्योर होते ही देखिए ये मात्र 121 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रह गई। तो सॉइल को हमको इस तरह से, जो हमने कॉम्पैक्शन का चैप्टर पढ़ा था या जो कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसका होल पर्पज यही है कि हम किस तरह से कोशिश करें कि अगर वास्तव में फेलियर की कंडीशन बने तो वो जनरल शेयर फेल्योर के बने, ना कि लोकल शेयर फेल्योर के बने। अगर आप पहले से ग्राउंड को इस तरीके से तैयार करेंगे कि वो जनरल शेयर फेल्योर के लिए तैयार है, उसमें लोकल शेयर फेल्योर नहीं होगा तो वो, लेकिन अगर आप इसको जनरल लोकल शेयर फेल्योर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये 121 में ही फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलती है कि सॉइल किस तरीके से लोड को बियर कर सकती है। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, अगले टर्म में हम कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। थैंक यू।